हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग अकबर के बारे हुमायूं के बारे में पूरे डिटेल में जाने थे। यानी हुमायूं की पहले जो कार्यकाल रहता है 1540 ईस्वी तक, 1530 से 40 ईस्वी तक, वहाँ तक आपको पूरे अच्छे से मैंने बता दिया था। और फिर आपको ये भी बताया था जो कैसे जो है शेर खां जो है शेरशाह की उपाधि ग्रहण करता है और फिर एक नए राजवंश की नींव डालती है जिसका नाम सूर्यवंश रहता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग सूर्यवंश के बारे में बात करते हैं। आपको बता दूं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है ये जो शेरशाह नाम है, शेरशाह, इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने मात्र 5 वर्ष यानी कितना, 1540 से 1545, मात्र 5 वर्षों के अपने कार्यों में जो है कि विशाल और मजबूत साम्राज्य की स्थापना किया है। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद जो है ये 10 जून 1540 ईस्वी को 10 जून 1540 एडी को ईस्वी को इसने आगरा में जो है अपना राज्याभिषेक करवाता है और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करता है। शासक बनने के बाद जो है शेरशाह के समक्ष भी जो है, जिस तरह से मैंने आपको लिखाया था जो हुमायूं के पास कितना चुनौती थी, इस तरह से ये भी शासक बनता है, इसके पास भी चुनौती आ जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो मुगल पर पुनः स्थापित होने के प्रयास में थे ये, कई राजपूत राज्य स्वतंत्र हो चुके थे इस लड़ाई में, लोदियों को भी कई छत्र आधिपत्य में बना हुआ था। तो ये सब शेरशाह के पास चुनौती थी। शेरशाह ने फिर इन चीज़ों चुनौतियों को बहुत अच्छे से समस्याओं का समाधान किया है और समस्याओं के समाधान के साथ साथ समस्या का निदान प्लस इन्होंने जो है आर्थिक, इसको पढ़ेंगे भी, आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार भी, इनका प्रशासनिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार भी इतिहास में जो है एक अहम स्थान रखता है। तो ये जो है 5 साल के इतिहास में ये बहुत कुछ कर गए हैं जिन्हें कि हम लोग को इतिहास में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, शेरशाह का जन्म जो है, शेरशाह का जन्म, इनके परिचय की बात कर लेते हैं। जन्म इनका 1472 ईस्वी में, 1472 ईस्वी में हुआ था और इसके बचपन का नाम फरीद था। बचपन का नाम फरीद था और यह जो है सूर्यवंश जो है क्यों हुआ है, क्योंकि इसके इब्राहिम खां सूर, इनके पिता का नाम जो था हसन खां था, हसन खां, और दादा का नाम इब्राहिम खां, इब्राहिम खां सूर था। इसी के नाम पे सूर्यवंश की नींव डाल गई। और ये हसन खां जो थे, हसन खां, ये जौनपुर का एक छोटा जागीरदार था। हसन खां जागीरदार था जौनपुर का। तो शेरशाह जो है बड़े होता है, शेरशाह यानी फरीद जो है बड़े होने पर अपने पिता के द्वारा जो है सासाराम के खवासपुर के परगने प्राप्त करता है।
सासाराम, बिहार में है भाई ये सासाराम में एक जगह है खवासपुर। खवासपुर वाला इलाका आपको ये प्राप्त करता है। और इसी टाइम में दक्षिण बिहार के सूबेदार दक्षिण बिहार के सूबेदार थे जिनका नाम था बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी ने जो है शेर खां को एक शेर मारने के उपलक्ष्य में जो है शेर खां की उपाधि दी थी, और अपने पुत्र जलाल खां का जो है ये बहार खान लोहानी जो है अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक जो है संरक्षक नियुक्त कर दिया। किसको? फरीद को। ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज से देखते हैं आगे की कहानी। शेर खां जो है, शेर खां की उपाधि देख लिया, बहार खान लोहानी देता है इसको। शेर खां चंदेरी के युद्ध में मुगलों से लड़ा था। ये इसलिए भी लिखना है क्योंकि ये देखिए चंदेरी के युद्ध में जो है ये मुगल से लड़ा है, लेकिन वहीं घाघरा के युद्ध में जो है ये मुगलों के विरुद्ध महमूद लोदी की ओर से युद्ध लड़ा था। महमूद लोदी की ओर से युद्ध लड़ा था। ध्यान दीजिएगा। शेर खां जो है 1529 ईस्वी में 1529 ईस्वी में नुसरत शाह को पराजित करता है और एक उपाधि लेता है। नुसरत शाह बंगाल का शासक है। नुसरत शाह बंगाल का शासक है, बंगाल शासक, तत्कालिक शासक है ये। 1529 ईस्वी में नुसरत शाह को पराजित करता है और पराजित करने के उपलक्ष्य में उपाधि लेता है किस चीज का? हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है 1529 में। 1534 ईस्वी में जो है शेर खां सूरजगढ़ के युद्ध में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक थे जिनका नाम था, बंगाल के शासक थे महमूद शाह। बंगाल शासक इसको जो है महमूद शाह को पराजित करता है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार जो है ये यहाँ मतलब बिहार और बंगाल पर जो है अपनी स्थिति को 1534 ईस्वी तक जो है इधर अपना खूब बढ़ा लिया है, यानी अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। 1539 ईस्वी में जो है 1539 ईस्वी में
ये चौसा के युद्ध में, चौसा कहाँ है भाई, बिहार के एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे है। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उपाधि धारण करता है और शेरशाह की उपाधि, चौसा के युद्ध में उपाधि लेता है शेरशाह का, साथ ही साथ इन्होंने सुल्तान ए आदिल का खिताब भी हासिल किया है। सुल्तान ए आदिल का खिताब भी हासिल करता है। और 17 मई 1540 ईस्वी को, ये कहानी आपको बताया ही है, 17 मई 1540 ईस्वी के जो है बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके मुगलों को भारतीय राजनीति से बाहर कर देता है। और 10 जून 1540 को आगरा में जो है विधिवत रूप से शेरशाह अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। 10 जून 1540 को। और शेरशाह के नाम से जो है ये अपना राज्याभिषेक आगरा में 10 जून 1540 राज्याभिषेक आगरा में करवा लेता है। अब देखिए, अब दिल्ली में सत्ता स्थापित करने के साथ जो है इसने सूर्यवंश की स्थापना कर डालता है और अपने विजय अभियान की शुरुआत भी अब कर देगा। और आपको बता दूं, ये 10 जून 1540 को राज्याभिषेक हुआ है इसका, और इसका जन्म कब हुआ था, 1472 ईस्वी में। तो 1472, 72, 28 और 40 यानी 68। शेरशाह जो है 68 वर्ष की आयु में जो है सिंहासन पर बैठा है। बैठने के बाद वह केवल 5 वर्ष ही राजगद्दी पर रहता है, लेकिन इतने समय में ऐसा कार्य किया है कि इतिहास में अमर रहे हैं। तो अब उन्हीं कार्य को थोड़ा देखते हैं, ये क्या क्या किए जो अमर हुए। ठीक है, शेरशाह ने अपने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए जो है, उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ नामक एक सुदृढ़ किला बनवाया है। रोहतासगढ़ अभी भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट है रोहतास। रोहतासगढ़ नामक एक किला बनवाता है और हेताब खां और खवास खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भी रखता है यहाँ पे। हेबात खां प्लस खवास खां, इनके नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भी रखता है। और रोहतासगढ़ के बाद इसके अतिरिक्त उसने पुराने किले का भी निर्माण करवाया है दिल्ली में। पुराने किले का निर्माण दिल्ली में। शेरशाह जो है पटना में जो है दुर्ग भी बनवाया है, पटना का दुर्ग। और जो है इस नगर पर जो है 1541 ईस्वी में पटना का दुर्ग बनवाया और पटना को 1541 ईस्वी में जो है बिहार का राजधानी बनाता है, बिहार की राजधानी बना डालता है। ठीक है, एक ग्रंथ है जिसमें ये दोनों की बातों की चर्चा है। उस ग्रंथ का नाम आपको बता दूं, तारीखे दाऊदी।
तारीख दाऊदी जो है, और ये तारीख दाऊदी जो है ये इसकी रचना अब्दुल्लाह की है, अब्दुल्लाह ने की है। इसके अनुसार ऐसा बताया गया है जो शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ जो है एक दुर्ग का भी निर्माण किया है 1541 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में जो है शेरशाह जो है मालवा, 1542 ईस्वी में मालवा और 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में रायसेन पर आक्रमण करता है। रायसेन पर आक्रमण करके राजपूत शासक पूरनमल को जो है ये मार देता है। आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद पूरनमल को विश्वासघात करके मार डालता है। और यही पूरनमल को जो मार डालता है, पूरनमल की हत्या कर देता है विश्वासघात से। ये रायसेन की जो यह घटना है ये शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। ठीक है ना। इस घटना के बाद जो है शेरशाह के बेटे कुतुब खान ने जो है आत्महत्या कर लेता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कुतुब खान जो है वह आत्महत्या कर लेता है। 1543 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए कैसे कैसे घटना जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। सन 1544 ईस्वी में 1544 ईस्वी में जो है 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण करता है। मालदेव ये मारवाड़ के शासक थे। इस पर आक्रमण करता है और आक्रमण किया और मालदेव जो है इस आक्रमण से में मतलब ये पराजित करता है और मारा जाता है। परंतु मालदेव के राजपूत सरदार जेता और कुप्पा ने अपनी वीरता से जो है अफगानी सेना के छक्के छुड़ाते थे। और इस आक्रमण के लिए शेरशाह सूरी ने कहा है, इसी आक्रमण में कहा है 1540 ईस्वी में जो हुआ है, इसी में कहा है जो मुट्ठी भर बजरे के लिए मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ठीक है। इसी युद्ध में ये बात अपन शेरशाह ने कहा था, क्योंकि सरदार जो थे ना मालदेव, इनको तो मार ही दिया, इनको मार दिया, लेकिन इनके जो सरदार थे जिनका नाम तो आपको नाम क्या था, इनके सरदार जेता प्लस कुप्पा, इन्होंने अपनी वीरता से अफगानी सेना को छक्का छुड़ा देता है। इसीलिए जो है शेरशाह सूरी ये बात कहता है जो मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ये हो गई 1544 वाली बात। अब सन 1545, एक मिनट, ब्लैक चल रहा है तो ब्लैक ही चल रहा है। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने अपना अंतिम अभियान जो है कालिंजर
का अभियान करता है? कालिंजर। और ये कालिंजर का अभियान करता है कालिंजर के कौन रहते हैं? कीरत सिंह, नाम भी रख लीजिए। कालिंजर के कीरत सिंह के विरुद्ध जो है अंतिम अभियान करता है 1545 में। अंतिम अभियान। और इस अभियान के दौरान जब वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, तभी बारूद फटने से जो है इसकी मृत्यु उक्का नामक शस्त्र चला रहा था, तभी जो है बारूद फटने से उसकी मृत्यु जो है 22 मई 1545 ईस्वी को हो गया है। ठीक है, मृत्यु हो जाता है शेरशाह का, खेला खत्म इसका। अब शेरशाह के मृत्यु के बाद जो है उसके पुत्र, जिनका नाम था जलाल खां, इस्लाम शाह सूर के नाम से शासक बनता है। मृत्यु के बाद पुत्र जलाल खां या इस्लाम शाह सूर के नाम से शासक बनता है। लेकिन इसने न तो साम्राज्य का विस्तार किया और न ही उसका सुदृढ़ीकरण कर पाया, बल्कि आंतरिक विद्रोह से ही को ही दबाने में लगा रहा, जिसके कारण हुमायूं को पुनः साम्राज्य प्राप्त करने का जो है यहीं पे इस्लाम शाह सूर के शासनकाल में जो है शासक बनता है। इसी के शासनकाल में जो है हुमायूं को क्या होता है, मौका मिल जाता है फिर से पुनः साम्राज्य पाने का। क्लियर बात। अब हम लोग शेरशाह सूरी के द्वारा जो सुधार किए गए हैं, 5 साल में क्या क्या सुधार करके गए, उनके बारे में जानते हैं। पहले बात कर लेते हैं शेरशाह के प्रशासनिक सुधार की चर्चा करते हैं। शेरशाह के प्रशासनिक सुधार। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह। अगर इसके बारे में बात करें तो शेरशाह जो था एक महान विजेता और सेना नायक भी था और कुशल योग्य प्रशासक भी माना जाता है इसे। उसने जो नागरिक और प्रशासनिक संरचना बनाई जो है वह आगे जाकर जो है मुगल बादशाह अकबर भी देखिएगा तो ये भी जो है इस्तेमाल करता है इसका। और ऐसा करने के लिए उसने एक और कई पुरानी प्रशासनिक संरचनाओं को बने रहने दिया, तो वहीं दूसरी और नवीन संस्थाओं का निर्माण किया, क्योंकि जो अच्छी चीज थी उसे उसने अपनाया, चाहे वो कोई भी शासक अपनाया पहले कर चुका हो। तो इस प्रकार शेरशाह के प्रशासन में जो है, प्रशासन में अगर देख रहे हैं तो पुनर्निर्माण प्लस परिवर्तन दोनों देखने को मिलता है, दोनों देखने को मिलता है। शेरशाह का प्रशासनिक संगठन जो था ये एक तरह से मान सकते हैं जो केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज्ड था, केंद्रीयकृत प्रशासन था, जिसमें सुल्तान
ही जो है सभी का केंद्र बिंदु होता था। शासन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जो है निश्चय ही मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था। किंतु मुगल कालीन मंत्रियों की तरह जो है यहाँ पे विस्तृत अधिकार संपन्न नहीं होते थे, ये भी ध्यान रखना है। तो ये केंद्रीकृत प्रशासन जो चलता था, इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो है सुल्तान शासक सभी शक्तिशाली केंद्र बिंदु था और एक निरंकुश शासक के रूप में राज्य करता था। सुल्तान केंद्र बिंदु होता था। शेरशाह की निरंकुशता प्रबुद्ध निरंकुशता थी, जिसमें जनता के हितों को ध्यान रखा गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी डिसीजन लेगा यही लेगा, लेकिन इसमें जनता के हितों को ध्यान रखा गया। केंद्रीय प्रशासन में, केंद्रीकृत प्रशासन में विभाग और उनके क्या कार्य रहे, इसको देखना जरूरी हो जाता है। फटाक से देख लेते हैं विभाग कौन कौन था और उनके कार्य क्या थे। तो विभाग में अगर बात करें तो विभाग था दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत, इनके जो कार्य थे, कार्य था ये इनकम एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट करता था, यानी आय व्यय प्रबंधक, ठीक है। दीवान ए आरिच, दीवान वाला जितना मिलेगा ना ये इसी का होगा। दीवान ए आरिच, कहिएगा बलबन वाला उठा के आ गया तो अर्ज था। हाँ, बात सही है, लेकिन इनके यहाँ भी था। आपको भाई ने बोला है, जो अच्छा लगा सबको अपनाया है। दीवान ए आरिच ये सेना का प्रबंधक था, सेना प्रबंधक, ठीक है। दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत जो थे ये विदेश प्रबंधक यानी विदेश मंत्रालय इनके को बोलते थे, का देख रेख जो करता था मंत्रालय। दीवान ए ईसा, ये शाही घोषणा पत्र का विभाग था। दीवान ए ईसा, दीवान ए इंसा, शाही घोषणा पत्र। दीवान एक कजा, मुख्य न्यायाधीश को बोलते थे। एक मिनट, दीवान ए कजा ये मुख्य न्यायाधीश को बोलते थे। दीवान ए बरीद गुप्तचर, दीवान ए बरीद जो है ये डाक या गुप्तचर व्यवस्था था। ठीक है। सेंट्रल प्रशासन में ये लोग रहते थे। सेंट्रल प्रशासन के बाद जो है शेरशाह के शासनकाल में प्रांतीय प्रशासन भी देखा गया है। प्रांतीय प्रशासन ये कैसा था भाई? तो प्रांतीय प्रशासन की जानकारी जो है एक तरह से अस्पष्ट है। प्रांतीय प्रशासन के बारे में अब्बास खां शेरवानी कहता है, अब्बास खां शेरवानी, इनके अनुसार जो है शेरशाह ने अपने साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया था। ऐसी बात जो है ये बताते हैं, जो 47 सरकार में विभाजित किया था अपने साम्राज्य को। और प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। 2 प्रमुख अधिकारी होते थे जिनका नाम था सिकदार
ए सिकदारान, सिकदारान, और एक का नाम था मुंसिफ ए मुंसिफान, सॉरी मुंसिफान, मुंसिफ ए मुंसिफान। ये सिकदार जो थे ये सैनिक अधिकारी होता था और उसका कार्य सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना होता था। वहीं मुंसिफ ए मुंसिफान जो है एक, यह जो था एक न्यायिक अधिकारी होता था जो दीवानी मामले पर भी सुनवाई करता था। क्लियर? अच्छा, ये 47 सरकार में ये दोनों, मतलब सभी सरकार में, प्रत्येक सरकार में जो है ये दोनों अधिकारी होते थे। सरकार का विभाजन भी जो है ऐसा बताया है, जो सरकार को जो है परगना में विभाजन किया गया था, परगना में विभाजित किया गया था। और परगना के अंतर्गत जो है तीन प्रमुख अधिकारी होते थे, जिनमें होते थे सिकदार ये कानून व्यवस्था के लिए होते थे। दूसरा अधिकारी होता था अमीन, ये लगान वसूली के लिए होते थे। और तीसरा अधिकारी होते थे मुंसिफ, परगना लेवल पे मुंसिफ, ये दीवानी मुकदमों को देखरेख के लिए होते थे। ठीक है? और आपको बता दूं, जो परगना से नीचे गांव में जो है शेरशाह कोई परिवर्तन नहीं किया है। गांव की परंपरागत व्यवस्था में जो है ये कोई परिवर्तन नहीं किया। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जहां ग्राम प्रधान, चौकीदार, पटवारी के द्वारा जो है मतलब शासन चलाया जाता था। और आपको बता दूं, जो शेरशाह द्वारा जो है सुलेमान कर्रानी को बिहार के सूबेदार का पद प्रदान किया गया था। ठीक है? सुलेमान कर्रानी, याद रखिएगा, कहीं अगर बीपीएससी में पूछ दे तो। अदर पीसीएस में तो पूछने की कोई उम्मीद नहीं है। सुलेमान कुरानी को जो है शेरशाह बिहार का सूबेदार बनाया था। तो ये जो है मेनली प्रशासनिक सुधार हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल में जान लिए। अब बात कर लेते हैं, जो शेरशाह जो है सैनिक में भी 5 साल में सुधार किए हैं। सैनिक सुधार क्या किए, राजस्व संबंधी सुधार किए, क्या किए, आर्थिक सुधार क्या किए। वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसको मैं एक छोटे से वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो धन्यवाद।